हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये जो वीडियो है जीविका ब्लॉक आईटी से रिलेटेड है। तो जो लोग मैसेज कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि वीडियो चाहिए उनके लिए है। बेसिक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कंप्यूटर, जो आपका डोमेन नॉलेज वाला जो है, सब्जेक्ट नॉलेज वाला, ठीक है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो ये आधा पार्ट है, ठीक है, आधा पार्ट कल अपलोड करेंगे जिसमें कि पूरा 20 नंबर का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बहुत हाई लेवल चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सिंपल सिंपल आपको जो आपका सिलेबस है उसको ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। अब कहिएगा बहुत डीप में जाने तो इतना पॉसिबल है नहीं। आज 2-4 दिन आपके बचे हैं, आप जितना चीज़ें शॉर्ट में निकाल लें, शॉर्ट में समझ जाए उतना बेटर है, क्योंकि किसी एक टॉपिक पे पूरा दिन लगाने का मतलब अब नहीं रहा। तो मेरे से जो हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, क्योंकि इसी कारण मैंने पेड बैच भी खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पे चीज़ें मेरे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है डेफिनेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हार्डवेयर समझते हैं। हार्डवेयर वैसा चीज, ठीक है ना, जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हैं। कंप्यूटर का वो पार्ट, वो सामान जो कि आप फिजिकली टच कर सकते हैं, सिंपल से भाषा में समझिए, वो हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारा कुछ को आप फिजिकली टच कर सकते हैं। ये हो गया आपका हार्डवेयर। और हार्डवेयर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऐसे नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर मेथड होगा जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो कीबोर्ड डेटा टाइप के लिए यूज होता है, टाइप करते हैं आप डेटा उसमें कंप्यूटर के लिए, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है? आपको डिस्प्ले चीजें दिखाता है। सीपीयू सारा चीज प्रोसेस करता है। ये सारा कुछ क्या है? आपका हार्डवेयर है। इसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वैसा चीज कि जो चीजें करता है कंप्यूटर में, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। एकदम देसी भाषा में बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर भौतिक रूप से, मतलब फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या करता है? ये चीजों का इंस्ट्रक्शन देता है, एक तरीके से कमांड की तरह काम करता है। जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड्यूर होता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हेल्प टू परफॉर्म टास्क लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट, ब्राउजिंग द इंटरनेट, प्लेइंग म्यूजिक। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड हो गया, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप चीजें देख रहे हैं, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको यूज कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर जो आपका सामान है, मान लीजिए कीबोर्ड ही है, कीबोर्ड में आप ए दबा रहे हैं तो उसको पता कैसे चल रहा है कि ए भेज जाना है वहां पर? इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर है जो कि वो समझ जाता है कि अच्छा ए दबाए तो हमको स्क्रीन पे ए प्रिंट करवाना है, ए दिखाना है। ये कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर इसी तरीके से चलता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वैसा चीज जो कि आप सिर्फ उसको यूज करते हैं, उसको छू नहीं सकते, देखते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। हार्डवेयर वैसा चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। 1 मिनट में अपने फोन को थोड़ा सा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर 3 मेन फंक्शन होते हैं। क्या होता है? एक तो इनपुट हो गया, फिर प्रोसेसिंग हो गया, फिर आउटपुट हो गया। कैसे? ये जो कंप्यूटर का साइकिल है वो कैसे चलेगा? सबसे पहले आपसे वो इनपुट लेगा, कीबोर्ड के माध्यम से या आपके माउस के माध्यम से, जैसे भी हो, अलग अलग इनपुट डिवाइस है, उससे आपसे इनपुट लेगा। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करेगा, सारा चीज करेगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट रहेगा उसको आउटपुट के तौर पे आपको दे देगा। तो सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है कि एक 4 ऑप्शन दे देंगे कि जो आई कंप्यूटर है इसका, कंप्यूटर सिस्टम का कौन राइट मतलब साइकिल प्रोसेस है, ठीक है। तो वो आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जहां दिख जाए वहां टिक मार दीजिएगा। कहीं पे इनपुट आउटपुट लिखा रहेगा पहले, उसके बाद प्रोसेसिंग रहेगा, तो वो सब गलत है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट वो चीज होता है जो आप कंप्यूटर को देते हैं, रॉ डेटा जो कंप्यूटर में डालते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप आवाज रिकॉर्ड करके आवाज बोलते हैं, माइक्रोफोन से आवाज दे रहे हैं, है ना, या आप माउस से क्लिक कर रहे हैं या कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, सारा कुछ जो है इनपुट है एक तरीके से। अब इसका एग्जांपल, इनपुट डिवाइस की एग्जांपल की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ओएमआर, बारकोड रीडर, ये सब क्या है? इनपुट के तरह काम करता है, इनपुट डालता है कंप्यूटर में।
फिर आया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि आपने जो रॉ डेटा दिया है ना, उसको सीपीयू जब परफॉर्म करता है उस पर जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे आपने ए 1+3 इनपुट दे दिया और इक्वल टू दबा दिया, अब जो ये 4 जो रिजल्ट आएगा ये ऐसे थोड़ी आ जाएगा, सीपीयू उस पर परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मिंग कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद ही तो 4 आपको दिखाई देगा। इसका टाइम बहुत बहुत ही कम होता है, इस कारण से चीजें आपको एकदम ब्लिंक में दिख जाती है, मतलब आपने दबाया वहां दिख गया, लेकिन अंदर कुछ तो कुछ प्रोसेस हुआ होगा, जादू तो है नहीं। तो ये चीज जो होती है प्रोसेसिंग के अंदर होती है। फिर आउटपुट। अब आउटपुट में क्या है कि जैसे आपने चीजें दी उसको, तो वो मॉनिटर पे आपको दिखा रहा है या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके दिखा रहा है, प्रोजेक्टर पे आपको दिखा रहा है, स्पीकर के माध्यम से वो चीजें आपको सुनाई दे रही है, ये क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। इतना चीज खत्म। दूसरा जो है वो है डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अभी आपको समझा दिए, जिस चीज से आप कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो होता है इनपुट डिवाइस। जैसे कि आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और कमांड देते हैं, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। इसमें किस टाइप के की होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, फंक्शन की होता है, एरो की होता है, ये सारा कुछ होता है। इसके बाद आता है आपका माउस। माउस क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, क्लिकिंग डिवाइस है ये, कि क्लिक करके चीजों को, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करता है चीजों को, चाहे वो ड्रैग कर लिया हो या कोई चीज सिलेक्ट कर लिया हो, तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और जो कीबोर्ड है वो टाइपिंग डिवाइस है, याद रखिएगा, कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग डिवाइस है, और ये जो माउस है ये पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को इमेज के फॉर्म में डिजिटली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओएमआर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रख लिया आप, तो ओएमआर मतलब कि जो सीट पे एग्जाम देते हैं उसी को ओएमआर बोलने लग जाते हैं, वो ओएमआर नहीं है, वो ओएमआर सीट है। ओरिजिनल ओएमआर जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके उस सीट को रीड करता है ना, उसको रीड करके फिर कंप्यूटर को देता है एज ए इनपुट। वो जो हार्डवेयर डिवाइस है वो है ओएमआर। एक्चुअली जो आप जिस ओएमआर पे गोला बनाते हैं वो ओएमआर सीट है, ठीक है। फिर आता है MICR, जो कि सारे आपके सिलेबस में है ये चीज, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। MICR ये होता है, इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये इनपुट है, डिवाइस है। ये क्या करता है, आपका जो बैंक में चेकबुक होता है, चेकबुक के नीचे MICR नंबर होता है, मैग्नेटिक इंक से प्रिंट रहता है, ठीक है, उसको रीड करने का काम करता है। क्या करता है, चेकबुक पे MICR जो कैरेक्टर प्रिंट होता है मैग्नेटिक इंक से, उसको रीड करने का काम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो MICR होता है कहाँ पे यूज होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में, आप बैंक वहां लिखा होगा तो ये मत समझिएगा बैंक कैसे आ गया, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर टिक मारिएगा, या चेकबुक लिखा होगा चेकबुक मार दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों तौर पे काम करता है। क्यों, क्योंकि जब आप चीजों को टच स्क्रीन पे देखते हैं तो आपके लिए वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। लेकिन टच स्क्रीन में क्या है कि आप वहां से कमांड भी दे सकते हैं, वहां से कोई चीज आप टच करके सेलेक्ट करते हैं या कुछ अपना नाम वहां पर लिख रहे हैं, वहां पर भी कीबोर्ड सामने दिख जाता है, मतलब फिजिकल एंड डिजिटल कीबोर्ड जो होता है स्क्रीन पे, वहां से चीजें, या कियोस्क वाला आप समझे कि आजकल टिकट आप ऐसे टच कर करके या एटीएम पे जाते टच कर करके आप अपना सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, वो क्या है, एक तरीके से चीजें आपको दिख भी रही है और वहां से आपसे कमांड भी ले रहा है, मतलब एज ए इनपुट भी ले रहा है, फिर वो उसका जो रिप्लाई देना है उसको, वो आउटपुट भी वहीं पर दिख जाता है। तो टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। एटीएम मशीन, स्मार्टफोन, सारा कुछ क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फिर आ गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये आपको चीजों को, जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रिंट करके देता है। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक लेजर प्रिंटर, टाइप अलग अलग है, वो चीज हम आपको पिछला वीडियो आपने शायद देख लिया होगा तो अच्छा होगा, इनपुट आउटपुट बहुत अच्छे से समझा है। अभी हम बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बस इतना समझिए। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन यहाँ पे आपके सिलेबस में है। फैक्स मशीन क्या करता है, फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन पे काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्स मशीन किस लाइन पे काम करता है, तो फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन पे काम करता है, ठीक है। फैक्स मशीन क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि जब आप डेटा भेजते हैं कहीं पे, तो वो क्या करता है, आपके जो हार्ड कॉपी वाला
पेपर है उसको वो स्कैन करता है, ठीक है। ये स्कैन करके एज ए इनपुट लेता है, फिर वो क्या करता है टेलीफोन लाइन के थ्रू उसको जिस भी नंबर पे आप भेजना चाहते हैं वहां पे पहुंचता है, और उसी फैक्स मशीन से फिर वो आउटपुट भी निकाल के देता है। तो मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों के तौर पे फैक्स मशीन काम करता है। फिर हो गया मॉनिटर। मॉनिटर कैसे काम करता है? मॉनिटर काम करता है आपका आउटपुट डिवाइस की तरह, जिसमें कि एलसीडी आता है, एलईडी आता है, आजकल ओएलईडी भी आ गया है, ऑर्गेनिक एलईडी। ये क्या होता है? ये सबसे अभी हाई पिक्चर क्वालिटी अगर की बात करें तो ओएलईडी में रहता है। आ जाता है क्वेश्चन। प्रोजेक्टर क्या होता है भाई? प्रोजेक्टर क्या करता है कि आपके जो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन कहिए या टीवी स्क्रीन कहिए, उस पे जो भी चीजें चल रही है, कंप्यूटर ही मान के चलते हैं, उस स्क्रीन को कहीं और भी प्रोजेक्ट कर देता है बड़े लेवल पे, ठीक है। जैसे दीवार पे आपको दिखाना है तो वो क्या करता है, आपके स्क्रीन को लिया और अपने प्रोजेक्टर के थ्रू एक लाइट जनरेट करता है, उस लाइट के थ्रू किसी दीवार पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया तो आप बड़े स्क्रीन पे वो चीजें देख सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है? क्लासरूम, सेमिनार, मीटिंग, इन सब में इसका यूज होता है। इसके बाद है अगला टॉपिक मेमोरी। मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है? मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग है जहां डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है भाई? देखिए, सबसे छोटा यूनिट की बात करें तो बिट होता है, जो कि बाइनरी डिजिट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद क्या आता है? बाइट, जो कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। अब फिर हो गया बाइट के बाद आता है केबी यानी किलो बाइट। किलो बाइट क्या हो गया भाई? किलो बाइट का मतलब 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी होता है, 1 किलो बाइट होता है। फिर उसके बाद केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, ठीक है। पेटाबाइट, पीबी का मतलब पेटाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं 1024 से मल्टीप्लाई वो होता जाता है, मतलब 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट यानी 1 केबी, 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी, 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी, 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी और 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी होता है, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर में मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? वो मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के द्वारा। ये फास्ट होता है, टेम्पोररी स्टोरेज रखता है, एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा महंगा होता है, लिमिटेड साइज होते हैं इसमें। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, कंप्यूटर में रैम होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये इसका काम क्या है? प्रोग्राम चलने के दौरान अस्थायी मतलब टेम्पोररी स्टोरेज रखता है। कोई भी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खोला, उससे रिलेटेड जो टेम्पोररी डेटा स्टोर रहता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो डेटा मिट जाता है, मतलब वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। फिर इसके टाइप एस रैम, डी रैम, ये इसके टाइप होते हैं। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये परमानेंट मेमोरी होता है। ये क्या करता है? जो आपका बायोस यानी कि जो आपने बायोस मतलब कि कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो कोई तो चीज रहता होगा जो कि उसको बताता है कि हाँ आप कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करो, ये सारा कुछ ये रोम के अंदर होता है, ठीक है। बूटिंग इंस्ट्रक्शन ये स्टोर करके रखता है, नॉन वोलेटाइल होता है ये, ठीक है। ये मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब ये डिलीट नहीं होता, मतलब पावर जाने के बाद ये डिलीट नहीं करता। डिलीट हो गया तो मतलब डेली आपको विंडो चढ़ाना पड़ेगा, विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके टाइप क्या होते हैं? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सब इसके टाइप हैं। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है भाई? इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, मतलब परमानेंटली स्टोर करता है। इसका एग्जांपल हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, ये सारे जो है ना ये आपके सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी रोम और रैम ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी के सामने ये स्लो होता है, सस्ता होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब एक बार अगर स्टोर कर दिए तो वो डिलीट नहीं होता है ना। नॉर्मली डिलीट नहीं होता है आप जब तक उसको हटाते नहीं है। इसमें बहुत बड़े लेवल तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टीवी, पीबी आपको बता ही दिए, ये सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। फिर है डेटा डिलीशन। डेटा डिलीशन रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज, मतलब
कि अगर डेटा डिलीट का मतलब है स्टोरेज से डेटा को हटाना, ये कैसे कैसे हो सकता है? सॉफ्ट डिलीट मतलब रिसाइकिल बिन में आप रख सकते हैं डेटा, एक बार डिलीट करते हैं तो सॉफ्ट डिलीट होता है, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। परमानेंट डिलीट मतलब कि आप डायरेक्टली उड़ा ही दिए, वो अब आप इसको रिकवर डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये कैसे होता है? शिफ्ट और डिलीट दबा के अगर कोई चीज आप डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। नॉर्मल अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। फॉर्मेटिंग, पूरा ड्राइव को फॉर्मेट जो करते हैं उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फिर है डेटा रिकवरी। अगर कोई भी खोया हुआ डेटा है, मतलब डिलीटेड डेटा है, उस डेटा को वापस लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डेटा रिकवरी करते हैं। इसमें क्या क्या मेथड हो सकता है? रिकवरी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, क्लाउड पे आप डेटा रखते हैं उसको रिकवर कर सकते हैं, प्रोफेशनल रिकवरी सर्विस ले सकते हैं। ये सारा कुछ क्या करता है? आपके डिलीटेड डेटा को रिकवरी करके आपको देता है। फिर है सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब सुरक्षा से रिलेटेड चीजें। क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है? इसमें अगर देखा जाए तो मेमोरी एंड स्टोरेज कैन फेस सेवरल थ्रेट, मतलब कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, जिसमें कि रिस्क फैक्टर आपका देखिए, डेटा आपका चोरी हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, मेलवेयर अटैक हो सकता है, अनऑथराइज कोई जिसको परमिशन नहीं भी दे रखा वो भी एक्सेस ले सकता है, डेटा करप्शन हो सकता है, फिजिकल डिवाइस का लॉस हो सकता है। ये आपके पास रिस्क रहता है। इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? आप इनक्रिप्टेड करके डेटा को रख सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली कोई देख भी ले डेटा तो उसको समझ ही ना आए, ठीक है। पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं, एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं जिससे कोई भी वायरस ये सब का अटैक ना हो। एक्सेस कंट्रोल रख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमको ये डेटा दिखाना, बस उसी को एक्सेस दें। ये क्या है? इसके अंदर आता है सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर आता है, ठीक है। ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है अभी आपको समझाएं। सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है, ठीक है। टाइप एंड पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझे, तो उससे पहले सॉफ्टवेयर को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है ये पहले समझ लेते हैं। दो टाइप मेनली हम लोग करते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, प्रतिबंधित करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, मैनेज करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे कि हम अदर कोई भी सॉफ्टवेयर चला सके, ठीक है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर की नीड नहीं पड़ती। सिंपल भाषा में समझे, ये ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है? ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बेसिक एग्जांपल, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमें किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। डिवाइस ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ये किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को मैनेज करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे कुछ क्या करते हैं? सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी आप सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको जब तक आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो क्या आप फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई ब्राउजर क्रोम हो गया या कोई भी एप्लीकेशन क्या चला सकते हैं? नहीं चला। कहाँ चलाइएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है अपना? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ओएस जिसको बोलते हैं, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? ये एक सिस्टम जनरेट करके देता है आपको, जहां की आप दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो सिंपल भाषा में समझे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा है जिसको कि हमें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल देखें तो आपका वही एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर आप क्रोम रोम चलाते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे कंप्यूटर को कि भैया इस फाइल को यहां से कॉपी करके वहां रख दो? बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा ही हम हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी तो कॉपी पेस्ट होता है, आप कुछ लिखते हैं तो वहां तक जाता है,
नहीं तो कान में जाके थोड़ी बोलिएगा कंप्यूटर को कि भैया फलाना फाइल जो है पड़ा हुआ मेरे हार्ड ड्राइव में, इसको कॉपी कर दो वहां पे या पेन ड्राइव में डाल दो, नहीं होगा ना। तो वो कौन देता है हमको? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है चीजें। इसमें क्या क्या कार्य होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी होता है, डिवाइस कंट्रोल, यूजर इंटरफेस, सब कुछ होता है। एग्जाम्पल क्या है? विंडो, जो कि अभी नॉर्मल आप जो कंप्यूटर चलाते हैं जैसे HP, डेल, इन सब का, सब में क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स, मैक ओएस जो एप्पल का आता है उसमें मैक ओएस होता है। एंड्रॉयड वाला जो फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड है। iOS मतलब कि एप्पल का फ़ोन लेते हैं उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या होता है भाई? यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मतलब कि हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। नोट करते जाइएगा, ये आपको सब मिल जाएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने होते हैं? कंपाइलर सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपाइलर ये क्या करता है? कन्वर्ट इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है। फास्टर एग्जीक्यूशन है। सो एरर आफ्टर फुल ट्रांसलेशन, एरर शो कहाँ होगा? पूरे को जब एक साथ वो करेगा कन्वर्ट, उसमें कोई दिक्कत आएगा तो एक साथ ही एरर दिखाएगा आपको। ऐसे नहीं कि मान लीजिए 4 लाइन का प्रोग्राम है, ऊपर वाला 2 लाइन सही है तो उसका रिजल्ट दे दिया और अगले वाले लाइन में गया तो एरर देगा, नहीं। ऊपर वाला सही भी है, एक भी लाइन कहीं पे गलत हो गया तो वो पूरा कोड गलत करेगा और एरर देगा। मतलब कंपाइलर वंस प्रोग्राम को एक साथ ही चीजें, इंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से कंपाइलर? सी का, C++, जावा कंपाइलर जो है ये एग्जाम्पल हो गया। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। अभी जो आपको समझाया कि 5 लाइन का प्रोग्राम है, 2 लाइन ऊपर का सही है, उससे जो रिजल्ट आना वो शो कर देगा इंटरप्रेटर। बाद में किसी लाइन में गड़बड़ी है तो वो वाला एरर शो करके आपको दिखाएगा, ठीक है। प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एग्जीक्यूशन धीमा होता है कंपाइलर के मुकाबले, एरर उसी समय दिखा देता है आपको। ये कौन यूज करता है? पाइथन। पाइथन प्रोग्राम में क्या है कि 5 लाइन का प्रोग्राम है, ऊपर में 2 लाइन प्रिंट करवाना है, नीचे भी 2 लाइन प्रिंट करवाना है। हुआ क्या कि ऊपर वाला 2 लाइन जो आप लिखे थे वो सही सही लिखे थे, नीचे वाले 2 लाइन में गलती है, तो आपको 2 लाइन ऊपर वाला का जो प्रिंट है वो दिखा देगा, फिर नीचे वाले में एरर देगा। तो ये कहाँ होता है? पाइथन में होता है। इसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है भाई? डिवाइस ड्राइवर अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइस। मतलब डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराता है। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर कोई आप प्रिंटर लगाते हैं तो हर प्रिंटर अपने साथ एक CD चक्का देता है, या आजकल नेट का जमाना है तो जैसे कनेक्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ जाएगा कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। वो क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर तो अपना जितना सामान था उसके लिए तो तैयार है वो, लेकिन कोई नया चीज मार्केट में आया जिसको के बारे में उसको पता नहीं है, उसको अडेप्ट करना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर अनुरूप चीज करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे होगा, कैसे वो हार्डवेयर काम करेगा, मेरा कंप्यूटर का बात मानेगा, तो उस जो प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के बाद वो आपस में बातचीत शुरू कर देगा। कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, ग्राफिक ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर, ये सब चीज इसके एग्जाम्पल में आता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग टूल, है ना। आज कितने टॉपिक करेंगे? 7 टॉपिक करेंगे, बाकी 8 टॉपिक कल वाले वीडियो में रहेगा तो आपका सिलेबस हो जाएगा। अब आ गया प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल क्या होता है? ये टूल जो है ना प्रोग्राम को कोड लिखने, टेस्ट करने, डिबग और मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के IDE, फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं आपको VS कोड का नाम पता होगा, नोट प्लस प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से एक आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें कि आप चीजें टाइप करके कर सकते। टर्बो C बहुत फेमस है, जिसमें कि आप C का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम लिखते थे। ये सब क्या है? ये प्रोग्रामिंग टूल में आते हैं। डीबगर हो गया, एडिटर हो गया, वर्जन कंट्रोल, आजकल गिट चलता है, बिल्ड टूल, ये सारा कुछ जो है ना प्रोग्रामिंग टूल में आता है, जो कि हमको हेल्प करता है प्रोग्राम को राइट करने, टेस्ट करने, डिबग करने और मैनेज करने में, ठीक है। इसका अगर सारांश के तौर पे देखें
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर टास्क करता है, ओएस इंटरफेस प्लस मैनेजमेंट देता है हमको, कंपाइलर फुल ट्रांसलेशन करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर कम्युनिकेशन स्थापित करता है, टूल्स जो है वो कोडिंग सपोर्ट देता है। ये चीज हो गया। पांचवा टॉपिक है कोर टॉपिक, आईटी स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस। ये क्या होता है भाई? ये होता है कि IT strategy and governance ensure that an organization use information technology IT efficiently, securely and in alignment with business goal। मतलब कि सब कुछ रूल रेगुलेशन के, सिंपल भाषा में समझे, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीजें करने को IT स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे स्ट्रेटेजी में बात करें, IT रणनीति में बात करें, IT स्ट्रेटेजी वो दीर्घकालीन योजना है जो यह निर्धारित करती है किसी संस्था के व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने में तकनीक कैसे सहायता करेगी। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने टारगेट लिया है, लक्ष्य जो हमको पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी इसकी सहायता करेगा। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये सारा कुछ आता है। सारे कंपोनेंट मिलके इसके जो टारगेट जो पॉइंट है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, इस चीज का यहाँ पर डिसाइड होता है, प्लानिंग होता है। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बिजनेस अलाइनमेंट, मतलब व्यापार के साथ तालमेल करना, आईटी गोल मस्ट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल, टेक्निकल रोड मैप, ठीक है, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब गवर्नेंस की बात करें तो आईटी गवर्नेंस नियमों और प्रक्रियाओं को ढांचों का समूह है जो सुनिश्चित करता है कि संस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुरक्षित, प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप लोग आईटी एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, आप पता चले कि ऑफिस में गए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जितने भी बैन साइट हैं सबको खोल के मजे ले रहे हैं सरकारी नेट से, तो ये हुआ नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीज देखना पड़ता है। दिन भर आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सब चीज इसके अंदर नहीं आता है भाई। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी गवर्नेंस क्या होता है? वैल्यू डिलीवरी, मूल्य प्रदान करना। ठीक है, आईटी इन्वेस्टमेंट शुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, जितना आप खर्च करवा रहे हैं वो बेनिफिट दे। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, मतलब साइबर थ्रेट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेल्योर, डेटा लॉस आदि को नियंत्रित करना। रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी स्टाफ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उचित उपयोग। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, SLA, बेंचमार्किंग, ऑडिट आदि के माध्यम से। फिर है बेसिक आईटी पॉलिसी। बेसिक आईटी पॉलिसी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है? सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब सुरक्षा का क्या नीति होना चाहिए, जैसे पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल, एंटीवायरस, फायरवॉल रूल्स। ठीक है ना, एक बार देखें क्या दिक्कत क्या आ रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर है बैकअप पॉलिसी, यानी रेगुलर डेटा बैकअप रिस्टोर होना चाहिए। नेटवर्क यूजेज पॉलिसी, इंटरनेट वाईफाई का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया कि मूवी डाउनलोड कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए, पॉलिसी होता है। ईमेल पॉलिसी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का रूल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऑफिशियल मेल से कुछ भी भेजे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर पॉलिसी होना चाहिए कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना है, सारे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर खरीद के करना है, नहीं तो किसी से उठा लिए और वो उसमें कोई वायरस है, वो आपका सारा जो ऑफिशियल डेटा है वही लेके उड़ गया, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा, इसको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब नियामक अनुपालन। ये क्या होता है भाई? ये है इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉलो सर्टेन लॉ एंड स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि IT एक्ट 2000, भारत का साइबर कानून, जिसमें कि क्राइम, साइबर क्राइम, डिजिटल सिग्नेचर, डेटा प्रोटेक्शन रूल होता है, इसको फॉलो करना है। फिर आता है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, डेटा प्राइवेसी एंड राइट्स ऑफ यूजर को ये बताता है। फिर ISO स्टैंडर्ड, ये क्या होता है भाई? ISO 27001 जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। ISO 20000 जो है IT सर्विस मैनेजमेंट करता है। ISO 22301 बिजनेस कम्युनिटी कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। इनसे संगठनों में सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और निरंतरता बढ़ती है। फिर आता है CERT इन गाइडेंस, मतलब साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है ये भी समझते हैं। इसके बाद आता है IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क, IT का जो पूरा
सिनेरियो है उसका ढांचा कैसे होगा। दीज फ्रेमवर्क प्रोवाइड बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टैंडर्डाइज आईटी मैनेजमेंट, मतलब कि हमको बेस्ट प्रैक्टिस करवाने का एक स्टैंडर्ड जो आईटी मैनेजमेंट होता है उसको बेस्ट प्रैक्टिस करवाता है, मतलब बेस्ट तरीका बताता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, प्रोवाइड करता है ये फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या क्या है, पहला है कोबिट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं, भैया अभी यही चीज है, अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास 5 दिन है, आप देखिए 5-5, 10 जहां आपको डेटा मिलता है वहां देख लीजिए, ठीक है। जहां जो टीचर पढ़ा रहा है, अभी टीचर मत देखिए कि मुंह देख के मत पढ़िए, जहां आपको जो डेटा मिल रहा है पढ़िए उसको, ठीक है, वरना चला गया, नौकरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सरकार बन गया, पता नहीं अगला वैकेंसी आए नहीं आए, क्या पता, कुछ कहना गारंटी नहीं है। तो अभी जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम है उसको पढ़ लीजिए, चीजें थोड़ी सी लाइन में आएगी। फिर है कोबिट, एक विश्व प्रसिद्ध फ्रेमवर्क है जो एंटरप्राइज आईटी के प्रबंधन एवं शासन के लिए दिशा निर्देश देता है। की फीचर क्या है इसका, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, आईटी प्रोसेस ऑडिट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये चीजें करता है। फिर है ITIL, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये क्या करता है भाई, ये उच्च गुणवत्ता वाली आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रतिक्रियाएं बताता है। मतलब ITIL प्रोवाइड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी आईटी सर्विस। कोर मॉड्यूल क्या है इसका, सर्विस स्ट्रेटेजी, सर्विस डिजाइन, सर्विस ट्रांजिशन, सर्विस ऑपरेशन और कॉन्टिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट। इसके बाद क्या है, ISO IEC 27001 सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ये क्या करता है, इंश्योर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब सूचना सुरक्षा को व्यवस्थित, सुरक्षित और नियंत्रित करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये, ठीक है। इसके बाद आता है NIST फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद है छठा टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन डेटा एंड डिजिटल सिस्टम फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक एंड डैमेज। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ ही होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन डेटा डिजिटल सिस्टम को अनाधिकृत, मतलब कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक, इन सब से डेटा का डैमेज होने से सुरक्षित करना, ठीक है। साइबर अटैक और कितने टाइप के होते हैं, पहला मेलवेयर अटैक, ठीक है। ये क्या होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चुराता है या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, इसको क्या बोलते हैं, मेलवेयर। जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब क्या होता है, डेटा को चुराने या डैमेज करने के लिए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मेलवेयर। फिर होता है फिशिंग, इस तरीके का अटैक होता है फिशिंग। फिशिंग अटैक क्या है, फेक ईमेल बना देना या मैसेज बना देना और उससे पासवर्ड आपका चुरा लेना, बैंक का डिटेल चुरा लेना। कोई मेल भेज दिया, उसको लगा कि अरे ये तो ऑफिशियल मेल है, उसकी लिंक पर क्लिक किया और आपका डेटा ले लिया वो, तो ये क्या होता है, फिशिंग के नाम से जाना जाता है। फिर होता है रैंसमवेयर, ये क्या करता है, अटैकर इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड मनी, फाइलें लॉक करके फिरौती मांगी जाती है, इसको रैंसमवेयर बोली जाती है। डेनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक होता है, एक सर्वर पर अत्यधिक लोड डालकर उसे बंद कर देता है। मान लीजिए आपके सर्वर का कैपेसिटी एक वन टाइम में आप 500 यूजर को हैंडल कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक साथ 5 लाख यूजर का रिक्वेस्ट भेज दिया आपके सर्वर पे, सर्वर टाई फिश, जो ओरिजिनल यूजर है उसका भी काम खत्म, वो भी नहीं कर पाएगा, सर्वर खत्म। तो ये होता है क्या, डेनियल ऑफ सर्विस, मतलब DOS अटैक बोलते हैं इसको। फिर होता है SQL इंजेक्शन, ये क्या करता है, SQL क्वेरी में हानिकारक SQL कोड डाल देता है, ठीक है, मैलिशियस SQL कोड इंसर्टेड इनटू डेटाबेस क्वेरी। फिर है मैन इन द मिडिल MITM, ये क्या होता है, दो लोगों की बातचीत के बीच में घुसकर डेटा चुराना। मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं या मेल पे बात कर रहे हैं, उस मेल के बीच में एक तीसरा आदमी बाईपास कर लिया और जो भी आपका मेल आपस में ट्रांसफर हो रहा है वो बीच से वो भी पढ़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा, पढ़ रहा है, लेकिन आपका सेंसिटिव डेटा वहां लीक हो रहा है, इसको बोलते हैं MITM। ब्रूट फोर्स अटैक, हजारों पासवर्ड ट्राई करके सही पासवर्ड ढूंढना। मान लीजिए आपका मिल गया, वो एक सिस्टम बिठा दिया, वो क्या करता है कि बार बार पासवर्ड को ट्राई कर रहा है और मान लीजिए कॉम्बिनेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, पासवर्ड क्या बनाएंगे, कोई ना कोई 5-10 लेटर का आपने कॉम्बिनेशन बनाया हो, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होगा, आपका कोई वर्ड होगा, मतलब कैरेक्टर होगा, कोई नंबर होगा, यही सब होगा, तो उसको बार बार ट्राई कर रहा है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पासवर्ड बनाए तो थोड़ा सा लंबा पासवर्ड, उसमें एक दो स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो ये ट्राई करने का जो आपका ये जो ट्राई जो करता है, इतने ज़्यादा अगर अलग अलग तरीकों को मिला के आप कॉम्बिनेशन बना के आप पासवर्ड बनाते हैं तो उनको ट्राई करने में ही कई जन्म लग जाएंगे, तो वो आपका क्रैक नहीं हो पाता है। ठीक है, सिंपल अगर 1 2 3 4 डाल देते हैं तो वो 2 3 या 10 अटेम्प्ट में वो चीज़ें क्रैक कर लेगा। लेकिन अगर आपने अंडरस्कोर डाल दिया तो बहुत ज़्यादा बार आपको चीज़ें उसको अटेम्प्ट करनी पड़ती है, तब वो जाके उसको एग्जैक्ट पासवर्ड पता चलता है। अब इसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डेटा एंड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम थ्रेट। मतलब फायरवॉल टेक्निक हो गया, IDS IPPS हो गया, VPN हो गया, नेटवर्क सेगमेंटेशन हो गया, ये सब क्या करता है? ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है डेटा को, डिवाइस को, नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट के थ्रू अगर कोई थ्रेट आता है तो उससे बचाने के लिए। फायरवॉल क्या होता है? ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को। अनऑथराइज्ड ट्रैफिक मतलब दीवार की तरह काम करता है कि पहले पूछता है कि भाई ये हमारा आदमी है कि नहीं, इसको एंट्री दे कि नहीं। अगर मान लीजिए गेट है आपके घर का, वहां पे एक हवलदार बैठा है, वो पूछता है, कार्ड देखता है, ID कार्ड देखता है, अगर उसको लगा कि सही है तब तो अंदर दिया, नहीं तो नहीं जाने देता है। IPS डिटेक्ट एंड प्रिवेंटेड अटैक, हम लोग को पहचानता और रोकता है। VPN क्या करता है? सिक्योर रिमोट कनेक्शन बनाता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉल जोन, नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांट देता है। फिर आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये क्या होता है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम वल्नरेबिलिटी एंड हैकिंग, हैकिंग और वल्नरेबिलिटी से इसको बचाता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर को। टेक्निक क्या है? सिक्योर कोडिंग, इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, रेगुलर अपडेट एंड पैचिंग, OWASP टॉप 10 प्रोटेक्शन। एप्लीकेशन को सुरक्षित कोडिंग, इनपुट जांच और नियमित अपडेट के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी। ये क्या काम करता है? क्लाउड बेस्ड जो डेटा है, एप्लीकेशन या सर्वर है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसमें इंक्रिप्शन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योर API, क्लाउड बैकअप एंड मॉनिटरिंग इसमें होता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, डिजिटल, फिजिकल और प्रिंटेड, किसी फॉर्म में ये चीजों को सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, फिर आता है अपना आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। ये क्या काम करता है? ये करता है IAM कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट एंड हाउ, कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो चीज को ये मैनेज करता है। जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि यूजर ID वाला बात हो गया, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, OTP, ये सब चीज को मैनेज करना, ऑथराइजेशन, एक्सेस राइट देखना, ऑडिट, लॉग एंड मॉनिटरिंग देखना कि बार बार तो नहीं लॉग इन कर रहा अलग अलग लोकेशन से, ये सारा कुछ यहाँ पे आता है। फिर है ओनली HR एम्प्लॉय कैन एक्सेस एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। वही चीज हो गया, ये कैसे? एक्सेस राइट मतलब पूरे, मान लीजिए एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, जिसमें कि सब एम्प्लॉय एक दूसरे का सैलरी नहीं देख सकता, लेकिन HR तो देख सकता है ना किसका क्या सैलरी है। तो यहाँ पे एक्सेस वाली चीजें हो गई कि सिर्फ HR के पास एक्सेस है उसका सैलरी देखने का। अब नहीं तो क्या होगा कि एक ही पोस्ट पे 2 लोग हैं, दोनों को अलग अलग सैलरी मिल रही है तो झगड़ा होगा, तो ये चीज से बचाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद है डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, करप्शन एंड थेफ्ट, मतलब चोरी होने से, करप्ट होने से और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसमें क्या क्या मेथड यूज होता है? इंक्रिप्शन, बैकअप, एक्सेस कंट्रोल और मास्किंग, सिक्योर स्टोरेज। थ्रेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग साइबर थ्रेट हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट मैटिगेशन, कॉन्टिग्यूस मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे चीजें हो सकती है। इसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एंड मैक्सिमाइज रिस्क। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। जोखिम मूल्यांकन तकनीक इसको बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट टेक्निक, आइडेंटिफाई और मिनिमाइज रिस्क करने में ये यूज होता है। इसके क्या क्या पार्ट हैं? क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, जोखिम को उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पर अनुमानित करना, मतलब कि कौन सा जो थ्रेट है वो
ज़्यादा हाई लेवल का है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग इसको पार्ट बाय पार्ट करता है। फिर है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, जोखिम का संख्यात्मक और आर्थिक आकलन करना। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना कि अपना सिस्टम कहाँ कहाँ कमजोर है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी पेन टेस्ट, सुरक्षा की जांच के लिए नियंत्रित हैकिंग करना। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, सिस्टम खराब होने पर व्यवसाय पर प्रभाव का मूल्यांकन करना कि अगर सिस्टम खराब हो जाता है तो बिजनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों को चेक करना। अब जो ये 7 वाला पॉइंट है, 7 से लेकर 15 तक यानी 9 पॉइंट अभी अपने बचे हुए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। 9 पॉइंट को आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। और ये थ्योरी वाला मेरे मन लायक तो हम अभी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हो गई है, बट फिर भी है, टाइम नहीं है तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें बता देते हैं। क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। आज हो गए 15, 16 तारीख तक ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही खेलेंगे हम लोग। 17, 18, 19 3 दिन आपको क्वेश्चन ही मिलेगा, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लेकिन बेसिक चीज़ें एक बार एक लाइन पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बट इसमें कोई बहुत हाई लेवल चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, जिसका कि एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत हाई लेवल चीज़ें हैं, कुछ मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बहुत हाई लेवल चीज़ें नहीं बता रहा मैं, और अभी उतना डिटेल में जाने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बम फोड़ा गया है, ऐसे बताया गया है कि समझ लिए अब क्या बोल रहा है वो। और जो मैंने इनपुट आउटपुट वाला अभी पिछला वीडियो डाला था वो आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं बना रहा था एक एक करके, लेकिन टाइम ही नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कल वाला वीडियो के बाद अपन क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसको जितना फटाफट हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है।